Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friend, today we will discuss here a new point, a new lesson, and those lessons are generally be given to 30% less of the Central Board of Secondary Education. My dear friends, here today I have discussed or we are discussing together reproductive health. My dear friend, reproductive health, it means जनन स्वास्थ्य. रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स जनन स्वास्थ्य. जनन स्वास्थ्य से अभिप्राय हमारा ये होता है हम किस प्रकार से जो है अपने प्रजाति को, अपनी जनसंख्या को, अपनी जनरेशन को किस प्रकार से हम आगे की साइड में बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं. माय डियर फ्रेंड, अगर उनको हमको डेवलपमेंट करना है तो जनन स्वास्थ्य ध्यान दीजिएगा कि जनन का अर्थ होता है कि अपनी ही जैसी दूसरी संतानों की उत्पत्ति करना, तब हम उस प्रक्रिया को बोलेंगे ये जनन हो रहा है. स्वास्थ्य क्या है? जनन की क्रिया में स्वास्थ्य का मतलब होता है कि आप जो है स्वास्थ्य को जो है मेंटेन रखें. जनन की क्रिया में स्वास्थ्य का मतलब होता है कि स्वास्थ्य को आप मेंटेन रखें. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो है स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन किया जाए. तो स्वास्थ्य को मेंटेन करने का मतलब ये हो गया कि आप किस तरह से, किस वर्ग में, किस आयु में स्वास्थ्य को मेंटेन करेंगे कि आपके जनन की क्रिया प्रभावित होगी. तो इसका सीधा सा अभिप्राय ये होता है, सीधा सा अभिप्राय ये होता है. आइए देखते हैं. आज मैं आप लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में बताऊंगा. माय डियर फ्रेंड, जो आपको एक गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आपको एक एज का एक जो है निर्धारित आयु दिया है, वह जो है 18 ईयर्स वो फीमेल की है और 21 ईयर्स ये मेल की एज है. माय डियर फ्रेंड, उसका ये रीजन है कि 21 ईयर्स मेल में और 18 ईयर्स फीमेल में इतनी एज पर पहुंचने पर इनके मेंस मेल और फीमेल की बॉडी से निकलने वाले टोटल सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स एक कंप्लीटली सीक्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बॉडी जो है नए फीटस को अडॉप्ट करने के लिए कंप्लीटली अडॉप्टिव होती है. तो माय डियर फ्रेंड, अगर ये कंप्लीटली अडॉप्टिव है, ये कंप्लीटली अडॉप्टिव है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है, इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि ये कितने किस जो है कैसे इसको आसानी से हम आगे जो है जनरेशन को किस प्रकार से ग्रैस्प किया जाए, जनरेशन को किस प्रकार से जो है किया जाए कि ये ब्रीड मतलब फीटस आसानी पूर्वक जो है वो अडॉप्ट हो, फीटस आसानी पूर्वक अडॉप्ट हो. इसके लिए आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक होता है कि शरीर से जितने भी हमारे बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स हैं, मोस्टली रिप्रोडक्टिव में हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं, गोनेड्स जैसे कोई ग्लैंड्स में, आइए मैं कुछ ग्लैंड्स के नाम, टेस्टिस, ओवरी, ध्यान दीजिएगा, गोनेड्स, ये ऐसी ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे बॉडी से जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, लैक्टिन और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में आ रहे हैं, रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन्स. माय डियर फ्रेंड, इस तरह के हार्मोनों का सिक्रीशन आपके बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और तब ये और ज्यादा आवश्यक हो जाता है जबकि हमको रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की विधि को अपनाना पड़ता है. माय डियर फ्रेंड, हर व्यक्ति के अंदर एक नई संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता होती है और हर व्यक्ति सदैव ये चाहता है कि सदैव हमेशा एक नई संतानों की उत्पत्ति कर सके. तो ऐसी अवस्था में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कभी कभी ये भी देखा गया, मैंने अभी जो आपको सारी बातें बताया कि इन सारी बातों के तुलना में आपने देखा कि यदि हमारे बॉडी से हार्मोनों का सिक्रीशन हो रहा है, हमारे बॉडी से हार्मोनों का सिक्रीशन हो रहा है, तो ये संतुलित रूप से अगर हमारे बॉडी में हार्मोनों का सिक्रीशन हो रहा है, मेल में मेल हार्मोन का सिक्रीशन, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है, एंड्रोजन्स का सिक्रीशन होता है, और फीमेल में एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है. माय डियर फ्रेंड, ये ऐसे हार्मोन हैं जो कि समय समय पर स्रावित होते हैं और उसी हार्मोनों की क्रिया के द्वारा मेल और फीमेलों में डिफरेंशिएशन शो करता है. आइए हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो है आपने इसके पहले रिप्रोडक्शन को पढ़ा, सारी बातों को पढ़ा और इसके आगे के स्टेप को पढ़ा, और आप
कि जो स्थिति आज आप पढ़ने चल रहे हो वह हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, अर्थात रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्वास्थ्य और जनन क्या है, जनन के लिए आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन और स्वास्थ्य, रिप्रोडक्शन जनन करना, हेल्थ मीन स्वास्थ्य। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हो गया, स्वास्थ्य और जनन क्या हो गया। तो इसके लिए मैंने अभी जो हार्मोनों को बताया आपको, बिना इन हार्मोनों के सिक्रीशन से रिप्रोडक्शन की क्रिया संभव नहीं है। आइए देखते हैं माय डियर फ्रेंड कि रिप्रोडक्शन के लिए कुछ विशेष पॉइंट हैं, जिसमें मैं कुछ बिंदुओं को आपको, उन बिंदुओं की तरफ आपको आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिवार नियोजन, माय डियर फ्रेंड हर जगह ये लिखा है और पढ़े होंगे आप लोग कि बर्थ कंट्रोल, परिवार नियोजन, यह नारा आज का नहीं है, यह 1951 का, 1951 में ही यह बताया गया कि परिवार नियोजन क्या है। परिवार नियोजन से सीधा सा हमारा अभिप्राय यह होता है, परिवार नियोजन यह आज की स्थिति नहीं है। परिवार नियोजन का सीधा सा अर्थ होता है कि यह जो है विश्व में भारत एक ऐसा ही पहला देश है, विश्व में भारत एक ऐसा ही पहला देश है जिसने परिवार नियोजन के विषय में सबसे पहले कदम उठाया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यह था कि हमारे पास लिमिटेड लैंड थी, लेकिन पॉपुलेशन रेगुलर ग्रोथ करती चली जा रही थी, पॉपुलेशन रेगुलर ग्रोथ करती चली जा रही थी। अगर पॉपुलेशन रेगुलर ग्रोथ करती चली जाएगी तो माय डियर फ्रेंड इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जनसंख्या बढ़ रही है, क्षेत्रफल नहीं बढ़ रहा है, एरिया नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो माय डियर फ्रेंड अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो इसका सीधा सा अभिप्राय यह हो जाएगा कि हम रहेंगे कहाँ, हमारी स्पीसीज जनरेट कहाँ करेगी, हमारी स्पीसीज डेवलप कहाँ करेगी। इसी को ध्यान में रख करके भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना जिन्होंने ऐसे कानून को बनाया जहां पर कि जनसंख्या नियोजन का कार्य का जो है कानून लागू हुआ। तो आपने देखा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक परिवार का पूरी तरह से जागरूक होना जरूरी है। दीवार पर लिख देने से जनसंख्या का नियंत्रित नहीं हो जाएगी कि हम दो हमारे दो पूरे परिवार में लिख डालिए, पूरे दीवार पर लिख डालिए, चारों तरफ लिख डालिए, लेकिन इसको ज्ञान में मत लाइए। आप इस पर अपने को एक्टिव मत करिए, आप इसको सोचिए मत, इसको समझिए मत। क्या ऐसा करने से जनसंख्या को नियंत्रित कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर सकता है, जो यह भी नहीं पढ़ पा रहा है परिवार नियोजन है क्या। अगर उसके दिमाग में, सेंस में ये बात आ रही है कि हमारे पास ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो हम इनका भरण पोषण कैसे करेंगे, ये हमारे पास इतनी जमीन कहाँ है कि हम इनका भरण पोषण करेंगे, नहीं तो कहते देखिए भगवान की इच्छा है, भगवान देते चले जा रहे हैं। अरे भगवान देते चले जा रहे हैं तो आप लेते चले जा रहे हो। आप बताइए कि यह कोई कंडीशन है परिवार नियोजन की? बिल्कुल नहीं। परिवार नियोजन से अभिप्राय हमारा यह होता है हमारे पास जो है हम दो हैं, बहुत हो तो एक दो संतानें हो, चाहे वो लड़की है वो लड़के हों, आपको इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है कि अब हाँ संतान को अगर वंश वृद्धि को आप चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड अगर वंश वृद्धि को ध्यान में देना चाहते हैं तो अपने ब्लड से अगर आप ये सोचते हो सिर्फ जो है हमारे पुत्र से वंश वृद्धि हो सकती है, ऐसी गलत धारणा है। बस जो है लड़कियों से भी वंश वृद्धि होती है। जो लड़की आज हमारे घर में बहू है वो हमारे घर की लड़की वही दूसरे घर की बहू होगी। इस तरह से हर स्थितियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है और ऐसा नहीं होता है कि पूरी पूरी जनरेशन समाप्त हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ऐसा होता है। परिवार नियोजन के विषय में इस तरह की बातें जो बताई जा रही हैं आपको वो इसीलिए बताई जा रही हैं कि हम दो हमारे दो, अर्थात संतानें ज्यादा से ज्यादा दो पैदा की है, एक ही अच्छी है, एक ही संतानें अच्छी हैं, लेकिन उस संतान को आप उसको आसानी से पढ़ा लिखा करके एक अच्छे पद तक पहुंचा सकें, आप अपने दायित्व को पूरा कर सकें, आप अपने पैतृक दायित्व को पूरा कर सकें। आपका दायित्व सिर्फ यह नहीं है कि आपने संतान को पैदा कर दिया, आपका दायित्व यह है कि आपने उसको पढ़ा लिखा करके किसी योग्य बनाया। क्या आपने उसको इतनी शिक्षा दी को आपका सम्मान आपका आदर कर सकता है? यदि वो कर रहा है, क्या आपने उसको इतनी शिक्षा दिया होगा किसी सामाजिक पद पर जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति के पद पर बैठ सकता है? क्या आपने उसको इस तरह से शिक्षा दिया? क्या आपने इतनी हायर एजुकेशन उसको प्रोवाइड किया कि आज वो एक विशेष प्रकार का जो है समुदायों का संगठन कर सकता है, IAS PCS की रैंक पर जा सकता है?
हाँ, ये तभी जा सकता है जबकि आपके पास परिवार नियोजन की जो है क्षमता हो, अर्थात संतानें कम होगी माय डियर फ्रेंड, संतानें कम होगी तो आप उनका भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकेंगे। और ये भारत वाला देश रहा है, विषय मैंने आपको बताया कि ये 1951 में ही भारत ने सबसे पहले अपने इस विषय में व्याख्या प्रस्तुत कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, इस पर जितने सारे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक को मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करके आपको शो करके दिखाऊंगा कि जनसंख्या विस्फोट क्या होती है और जनसंख्या नियंत्रण क्या होती है। तो माय डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। दूसरा है परिवार का परिवार नियोजन। समझ में आया? हम दो हमारे दो। परिवार नियोजित करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, आइए हम आगे आपको बताएंगे। आइए देखते हैं परिवार कल्याण। परिवार कल्याण योजना जो चलाई गई थी, ये योजना 1977 से लेकर 1978 1 साल के लिए परिवार कल्याण। परिवार कल्याण से माय डियर फ्रेंड सीधा सा अर्थ होता है कि इसमें परिवार कल्याण कार्यक्रम का नाम बदल करके परिवार कल्याण जो है, ये जो पहले परिवार कार्यक्रम नाम दिया गया था, शुरुआत का नाम परिवार कार्यक्रम दिया गया था, लेकिन बाद में इसके नाम को बदल करके परिवार कल्याण नाम दिया गया। और परिवार कल्याण नाम देने से या अर्थ यह हो जाता है हमारे परिवार का कल्याण किस तरह से होगा। लिमिटेड लैंड है, जमीन जो जमीनें निश्चित हैं और बच्चों की संख्या ज्यादा है माय डियर फ्रेंड, आप भरण पोषण नहीं कर सकते, आप उसका भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। भरण पोषण जब आप नहीं कर पाओगे तो इस तरह से जो है, जब आप भरण पोषण नहीं कर पाओगे तो आप ही बताइए, आप जब भरण पोषण नहीं कर पाओगे तो क्या आप अपने संतान को आगे बढ़ा सकते हो? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। तो परिवार कल्याण का अर्थ यह हो गया कि उनके कल्याणार्थ के लिए, उनके कल्याण के लिए आप जितनी सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए इतनी सारी योग्यताओं को आप कर रहे हैं, उनके लिए जो सारे कार्यक्रमों को आप कर रहे हैं, या उनके सिर्फ विकास के लिए कर रहे हैं, उनके विनाश के लिए नहीं कर रहे हैं। हर माता पिता अपने बच्चों के विकास की श्रेणी में आगे बढ़ना देखना चाहता है। तो इसलिए आपने देखा कि विकास के लिए सारे कार्यक्रमों को किया जा रहा है, तो विकास की क्रिया को आपको आगे बढ़ाना है, न कि विनाश की क्रिया को। माय डियर फ्रेंड, यदि पॉपुलेशन ग्रोथ होती रही तो माल्थस की थ्योरी के अनुसार विनाश की भी क्रिया आ जाएगी। हाँ, संतानें उत्पन्न कीजिए, सही कहा गया, लेकिन इतनी ज्यादा संतानें उत्पन्न ना हो कि उनका भरण पोषण ही ना किया जा सके। परिवार पैदा हो, परिवार बढ़े, लेकिन उसका कल्याण हो, परिवार का कल्याण, परिवार कल्याण हो। योजनाएं जो सरकार चला रही है, हर योजनाओं का आसानी पूर्वक सबको लाभ मिले, तो इस तरह से नियंत्रित करके संतानों को चलाया जाए। नहीं तो आपने 8 संतानों को पैदा किया, एक अपने पास रखा, छक वाला थाले में छोड़ दिया। इस तरह संतानें पैदा करने से क्या बेनिफिट मिला आपको? आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो इस तरह से बेनिफिट आपको लेना है तो आपको कम से कम संतानों को पैदा करना होगा माय डियर फ्रेंड। अगली थियरी में देखते हैं जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। जनन एवं बाल स्वास्थ्य, जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखिएगा, ये आज के आप जो है भारत सरकार ने क्या किया कि इस विषय में आशा की नियुक्ति किया। आशा की नियुक्ति का मतलब यह होता है, आशा जो आती है वो हर परिवार में जा करके महिलाओं से संपर्क करती रहती हैं और ये देखती हैं किस परिवार में किस स्त्री के अंदर सगर्भता हुई है और उसको उस तरह से समय समय पर उसका निदान जो है CHC पर अथवा PHC पर ले जाकर उसका निदान करवाती रहती हैं, उसको मेडिसिन देती रहती है, उसको दवाइयां देती रहती हैं। ऐसी कंडीशन उसका स्वास्थ्य समय हमेशा बना रहता है। तो परिवार के कल्याण के लिए मेडिसिन को दिया जा रहा है, अर्थात जनन एवं बाल स्वास्थ्य। जनन अर्थात जो जनन करेगा उस महिला का, जच्चा का और उस बच्चे का जो उसके फीटस के रूप में माता के अंदर जो यूटेरस के अंदर जो डेवलप कर रहा है, दोनों का स्वास्थ्य समान रूप से बना रहे, यही जनन और स्वास्थ्य होता है। इसके लिए एक कार्यक्रम जो सरकार चला रही है, इस कार्यक्रम के तहत हर व्यक्तियों को पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए कि जनन क्या है और स्वास्थ्य क्या है, बाल विकास क्या है। बाल विकास मतलब बच्चों का विकास कैसे होगा, बच्चों का विकास कैसे किया जाएगा, इसी विकास की क्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और विकास की क्रिया को इतना ना बढ़ा दिया जाए कि विनाश की क्रिया में परिवर्तित हो जाए माय डियर फ्रेंड। विकास की क्रिया को इतना ना बढ़ाया जाए कि विनाश की क्रिया में परिवर्तित हो जाए। आइए आगे देखते हैं कार्य नीतियों का क्रियान्वयन। कार्य नीतियों का क्रियान्वयन, कार्य नीतियों का क्रियान्वयन जो होता है, सरकार तो ढेर सारे नियम कायदे कानून बनाती है, लेकिन उसको फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। हर 2 बच्चों के बीच में 3 साल की गैपिंग होनी चाहिए, 4 साल की गैपिंग होनी चाहिए। पता चला कि आपने 2 साल में 2 बच्चे पैदा कर दिए, 3 साल में 3 बच्चे पैदा कर दिए, 5 साल में आपने 5 बच्चे पैदा कर दिए, हर साल एक बच्चे का जो जन्म देते चले जा रहे हैं। तो क्या हुआ? क्या आपने सरकार की नीतियों का पालन किया? नहीं किया। इससे किसका नुकसान हुआ? आपके जच्चा का नुकसान हुआ। बच्चे तो पैदा हो ही रहे हैं,
अर्थात बच्चे पैदा करने वाली माता का नुकसान हुआ, उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया, असमय उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आप कहां जाओगे? इसलिए माय डियर फ्रेंड, आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट जिन नीतियों को दे रही है, गवर्नमेंट जिन नीतियों को बता रही है, जिन नीतियों को स्पष्ट कर रही है, उन नीतियों का पूरी तरह से पालन किया जाए, उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाए। अगर हम उन नीतियों को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, उन नीतियों को पूरी तरह से मानते हैं, तो हमारा विकास होगा, हमारे परिवार का विकास होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारे परिवार में उस महिला का विकास होगा जिस महिला ने इस तरह से का जो है अपने स्वास्थ्य को मेंटेन किया हुआ है, बनाया हुआ है। और उसी के साथ साथ जब महिला का स्वास्थ्य बना है, जाहिर सी बात है उसी महिला के अंदर उस जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी के यूटेरस के अंदर बच्चे का विकास हो रहा है, उस बच्चे का भी जो है डेवलपमेंट होगा, उस बच्चे का भी विकास होगा। अगर बच्चे का विकास हो रहा है तो मैं जो है समझ के चलिएगा माता मींस जच्चा और बच्चा दोनों के विकास हो रहे हैं, मदर और चाइल्ड दोनों के डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह की स्थिति को अगर ध्यान में रखा जाए तो न तो कहीं पर कोई नुकसान हो सकता है, न ही जो है डिफिकल्टी आपके सामने आ सकती है। ध्यान रहे, मैंने बार बार आपको समझाया और फिर आगाह करना चाहता हूं, इससे कम उम्र में अगर आपने मैरिज कर लिया किया, इससे कम उम्र में अगर शादी हुई, तो इससे दोनों ही स्थितियों में जो है कंडीशन खराब हो सकती है। आपके परिवार के बच्चों की स्थितियां खराब हो सकती हैं। जो बच्चियां दूसरे घर से हमारे घर में आ रही हैं, जो हमारे घर की बच्ची दूसरे घर में जा रही है, अगर उसकी अवस्था कम है, जाहिर सी बात है कम अवस्था में अगर उसने सगर्भता धारण कर लिया, उसके अंदर बच्चे का विकास होना शुरू हो गया, तो निश्चित है कि कम अवस्था में उसके जननिक अंगों का विकास नहीं हो पाएगा, उसके अंदर से निकलने वाले सारे जननिक हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा। ऐसी दशा में अगर उसके अंदर इन हार्मोनों का स्राव नहीं हो पाएगा तो न तो बच्चे का विकास हो पाएगा, न ही बच्चे का विकास हो पाएगा, अर्थात हमारी बच्ची का भी विकास खत्म हो जाएगा और बच्ची के अंदर पलने वाले बच्चे का विकास हो जाएगा। सपोज दैट किसी तरह से आपने बाय सीजर किसी तरह से आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी क्लियर तो करवा लिया, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में डिफिकल्टीज आ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप जागरूक का मतलब अवेयरनेस का मतलब होता है कि हमको सारे विषय में जानकारी रहते हैं, उसका हम पूरी तरह से पालन करें। यदि मैं उसका पालन कर रहा हूं तब कहीं जाकर के हमारी जानकारी कही जाएगी। हम जानकारी, मैंने पढ़ा ढेर सारा और उसको फॉलो कुछ नहीं किया, पढ़ा ढेर सारा लेकिन उसको फॉलो मैंने कुछ नहीं किया। जब मैंने उसको फॉलो कुछ नहीं किया तो हमारे पढ़ने से बेनिफिट क्या मिला माय डियर फ्रेंड? कोई बेनिफिट नहीं मिला। हम तभी एक अच्छे और शिक्षित समाज के व्यक्ति कहे जाएंगे जब हमने जो पढ़ा, जो सरकार की नीतियों को पढ़ा, जो अपनी नीतियों को पढ़ा, जो विज्ञान की नीतियों को पढ़ा, जो विज्ञान के द्वारा सिद्धांतों को पढ़ा, जो शरीर के से उत्पन्न होने वाले हार्मोनों को पढ़ा, उन्हें हार्मोनों के तहत अपने शरीर की एक्टिविटी को, शरीर की क्रियाशीलता को बरकरार बनाए रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सारी क्रियाएं संचालित होती हैं, अन्यथा ऐसी स्थिति में सारी क्रियाएं संचालित नहीं की जा सकती। इसके लिए मैं आप सभी से अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी से ये जो है आग्रह करना चाहता हूं कि जो बातें आज बताई जा रही हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में, आप सभी लोग इस सारे नियमों का पालन पूरी तरह से करेंगे, क्योंकि ये इंटरमीडिएट का चैप्टर है, फाइनल का चैप्टर है। इस एज के बाद बच्चों की शादी होती है। माय डियर फ्रेंड, वे बच्चे इस बात को जरूर पढ़ेंगे, जरूर जानेंगे, जरूर समझेंगे। उनके शरीर से निकलने वाले हार्मोन जिनकी निश्चित अवस्था मैंने बताया, इसी अवस्था से पहले अगर वो शादी करते हैं तो इन हार्मोनों का स्राव नहीं होगा, अर्थात परिवार का कल्याण नहीं हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। उल्बेधन माय डियर फ्रेंड, उल्बेधन क्या होता है ये थोड़ा सा देखा जाए। जांच परीक्षण से आनुवंशिक विकारों का पता लगाया जा सकता है। जांच परीक्षण से आनुवंशिक विकारों का पता लगाया जाना ही उल्बेधन कहलाता है। जांच परीक्षण से आनुवंशिक विकारों का पता लगाया जाना उल्बेधन कहलाता है। तो जांच परीक्षण का मतलब हो गया कि टेस्ट करवा लिया जाए कि जो संतान डेवलप हो रही जेनेटिक रूप में, जेनेटिक्स में आइएगा, जेनेटिक्स मैंने आपको पढ़ाया है आरएनए और डीएनए के विषय में, किस तरह से जो है जीनी इंजीनियरिंग चलती, किस तरह से उनकी कोडिंग होती, किस तरह से नए संतानों में जीन आते हैं। ऐसी अवस्था में जो दूषित जीन आ रहा है, तो माय डियर फ्रेंड, कभी भी दूषित जीन के द्वारा अच्छी संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दूषित जीन से सदैव दूषित संतानें उत्पन्न होती हैं। ऐसे जीन को जेनेटिक थेरेपी के द्वारा ऐसे जीन को बाहर निकाल देना चाहिए। उसके स्थान पर ऐसे जीन को समेकित किया जाए जिससे उत्पन्न होने वाली संतान एक अच्छे गुण वाली हो।
इस तरह से आपने देखा कि मैंने इसके सिद्धांत के विषय में बताया, उलविभेदन के सिद्धांत के विषय में बताया। माय डियर फ्रेंड, ढेर सारी जो है, आइए देखते हैं। एक मैं नाम लेना चाहता हूं, सहेली एक मेडिसिन है जिसको औरतें प्रेगनेंसी से बचने के लिए लेती हैं, सगर्भता से बचने के लिए लेती हैं, कि उनके अंदर समय से पहले गर्भधारण की क्षमता ना हो, उसके लिए एक मेडिसिन है जिसका नाम है सहेली, जो सरकार के द्वारा दिया जाता है या फिर मार्केट अवेलेबल भी है, आसानी से आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो इसको आपको एक गोली लेना होता है, इससे गर्भधारण करने की क्षमता नहीं होती उस समय तक, जब तक आप गोली लिए रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, उस समय तक, अर्थात अगर आपने इसको लिया तो इस पर मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहता हूं। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जिसको कहा गया सेंटर, जो सीडी अनुसंधान संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, CDRI बोला गया, CDRI। तो इसको कहा गया केंद्रीय सेंट्रल औषधि कहा गया, मीन्स डायग्नोस्टिक, और रिसर्च कहा गया, अनुसंधान रिसर्च संस्थान कहा गया इंस्टीट्यूट, तो हो गया CDRI। यह जो है जिसको कहते हैं हम केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, इसके द्वारा आपको विभिन्न प्रकार से समय अनुसार जो है विभिन्न प्रकार के जो है नर्स हैं, मिडवाइफ वगैरह हैं, नर्स हैं, या फिर आपने आशा से मैंने आपको भी आशा के विषय में बताया कि भारत सरकार ने इस प्रकार से महिलाओं की नियुक्ति कर दिया है, जो गांव-गांव जाकर के, घर-घर में जाकर के आसानी से हर महिलाओं से संपर्क बना करके उनसे इस तरह की जो है लक्षणों को जान लेती हैं। यदि उन्हें सगर्भता की स्थिति का प्रतीक होता है तो उनको ले जाकर हॉस्पिटल में समय समय पर चेक करवाना, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाना, उनको दवा दिलवाना, ये सारी क्रियाएं उनकी हो जाती हैं और सरकार उनको एक बाकायदा कार्ड बनाती है। उसी कार्ड के अनुसार उनको समय समय पर टीकाकरण किया जाता है और टीकाकरण करने के बाद जब संतान आसानी से उत्पन्न हो जाएगी, उत्पन्न होने वाले संतान के बाद भी उसको आसानी से उसका विकास कराया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं माय डियर फ्रेंड। अब हम बता रहे जनसंख्या विस्फोट। माय डियर फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सी बात है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का क्या मतलब होता है? जनसंख्या विस्फोट का मतलब यह होता है माय डियर फ्रेंड, अगर हमने सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों का पूरी तरह से पालन नहीं किया, सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों का हमने पूरी तरह से पालन नहीं किया और हम जनसंख्या पर जनसंख्या बढ़ाते चले जा रहे, संतानों पर संतानों को बढ़ाते चले जा रहे, संतानों पर संतानों को बढ़ाते चले जा रहे, संतानों पर संतानों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। पता चला कि हम एक तो हमारे 10, तो 10 के 10 हम 100। अब बताओ, एक परिवार में 100, किसी को रहने, किसी का पैर सोते समय, किसी का पैर किसी के मुंह पर, किसी का हाथ किसी के पैर पर, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो यह क्या है? ये जो जनसंख्या विस्फोट, अर्थात जो हमारे पास लिमिट लैंड है उसके अकॉर्डिंग हमको अपनी जनरेशन को अगर डेवलप करना है, विकसित करना है, तो इसी को हम आगे ले चल सकते हैं। विस्फोट के से आशय हमारा ये होता है, दागना मत कहिएगा, विस्फोट से आशय ये होता है जनसंख्या एकाएक बहुत ही अचानक वृद्धि का होना। अभी आपने देखा आज के 50 साल पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी और आज की जनसंख्या कितनी, अरबों में चली गई, अरबों के ऊपर जा रही जनसंख्या, करोड़ों की जनसंख्या अरबों के ऊपर जा रही। क्या हुआ? जनसंख्या विस्फोट ही तो हो रहा है माय डियर फ्रेंड। ऐसी कंडीशन में जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इसका दुष्परिणाम कौन भोगेगा? इसका दुष्परिणाम किसको मिलना है? हम ही आपको मिलना है, चाहे जिस रूप में मिलना है। फिजिकल वे मिल जाए, हमारे बॉडी के रूप में हमको इसका मिल जाएंगे, घात हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, अन्य स्थितियां हो जाए हमारे ऊपर, या विभिन्न प्रकार के डिजीजेज हो जाए, जो है ऐसी डिजीजेज जो कि आपने देखा है कि महिलाओं को प्रसव के बाद होती है। ऐसे ढेर सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे रोग इसलिए हो जाते हैं कि प्रसव के समय उनकी अवस्था सामान्य रूप से नहीं थी, उनके शरीर में उत्पन्न होने वाले हार्मोनों का सिक्रीशन सामान्य नहीं था। यदि हार्मोनों का सिक्रीशन सामान्य रूप से संचालित रहता तो ऐसे रोग उनको ना होते। तो जनसंख्या विस्फोट को रोकना है। जो हमारी लिमिट जनरेशन है, जो हमारी जनसंख्या है, यह ज्यादा न बढ़ने पाए, कम ही जनसंख्या में हम अपने को ज्यादा से ज्यादा विकास कर लें, इसी को जनसंख्या विस्फोट से रोकना बोला जाता है। जनसंख्या विस्फोट से अभिप्राय यह है कि जनसंख्या इतनी ज्यादा ना हो जाए कि परिवार में रहने के लिए आपको जगह ना मिले।
माय डियर फ्रेंड, हमारा रिक्वेस्ट है, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी से आह्वान करता हूं, आप सभी लोग मेरी इस बात पर पूरी तरह से ध्यान देंगे। अब मैं आपको ये सारा टॉपिक इंटरमीडिएट की बुक से पढ़ा रहा हूं और इंटरमीडिएट फाइनल के बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं। मैं कोई लेक्चर इस तरह से समाज में नहीं दे रहा हूं। मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को जागरूक कर, जो हमारे माध्यमिक बच्चे हैं, यही बच्चे हमारे भविष्य के, हमारे भारत के कर्णधार होंगे, मैं उनके लिए बता रहा हूं। ये उनके लिए जानकारी का विषय है, उनको जाने समझें, उसके बाद आगे की क्रियाओं को वो कार्यान्वित करें। बिना जाने समझे क्रियाओं को कार्यान्वित करना उनके लिए हानिकारक है। आइए आगे देखते हैं। अंतर्गर्भाशयी युक्ति। अंतर्गर्भाशयी युक्ति क्या होता है माय डियर फ्रेंड? जो इसको कहा जाता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या होता है माय डियर फ्रेंड? इसमें कॉपर टी है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड है, मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375 यह भी है। ऐसे जो है ये जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती हैं, जिनसे जिनसे आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ये डिवाइस ऐसे होते हैं जो कि स्पर्म को ओवम तक पहुंचने से पहले ही समाप्त कर देते हैं, मार देते हैं। स्पर्म को ओवम तक पहुंचने से पहले ही उसको समाप्त कर देंगे। अगर स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच रहा है तो जाहिर सी बात है उसका जब कॉम्बिनेशन ही नहीं हो पाएगा माय डियर फ्रेंड, तो आप बताइए क्या उसमें सगर्भता होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ऐसी स्थिति में सगर्भता बिल्कुल नहीं होगी। ऐसी स्त्रियां जो है नए बच्चों को संतान उत्पन्न करने में जो है नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपने उनके अंदर ऐसे ऐसे कप जो है ऐसे इंट्रायूटेराइन डिवाइस, आपने उनके बॉडी के अंदर इस प्रकार से डिवाइस को सेट कर दिया। कॉपर टी मैंने बताया, कॉपर 7 मैंने बताया है, और ढेर सारे हैं जो हार्मोन को जैसे लूप होते हैं, जैसा लूप में है, ये सब लूप में है, लूप लगा दिया जाता है, कॉइल बना दी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये आपने देखा कि ऐसी कंडीशन में जो है वो ये शुक्राणुओं को ओवम तक पहुंचने से क्या करते हैं? रोक देते हैं। इनको कहा जाता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस को लगा करके हम संतानों को जो है वृद्धि करने से रोक सकते हैं और संतानों के बीच अंतराल को भी ज्यादा मात्रा में बनाए रख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है, इसको मैंने कहा अंतर्गर्भाशयी युक्ति। अगला है गर्भ निरोधक गोलियां। माय डियर फ्रेंड, जरा ध्यान दीजिएगा कि गर्भ निरोधक गोलियां, मैं आपको बताना चाहूंगा गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती हैं। जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, जो है प्रोजेस्टेरॉन है या एंड्रोजन्स की से ये गोलियां प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन से बनी होती हैं गर्भ निरोधक गोलियां। और ये गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती हैं इसलिए कि ताकि इन हार्मोनों का सिक्रीशन ना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोनों का सिक्रीशन ना हो। और जब इन हार्मोनों का सिक्रीशन नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, तो इससे स्पर्म और ओवम का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, इसीलिए गर्भ के धारण करने की क्षमता यहां से समाप्त हो जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गर्भ, इसके बाद आता है दूसरी स्थितियां होती हैं। पुरुष में नसबंदी होती है और स्त्रियों में नलबंदी होती है। कई बार इसका क्वेश्चन राइज किया गया और बच्चों ने इसको बहुत ही सामान्य रूप से लिया। मैं आपसे बताना चाहूंगा पुरुष में नसबंदी होती है और स्त्रियों में नलबंदी होती है। नसबंदी और नलबंदी क्या होती है ये देखते हैं, थोड़ा सा हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे कि नसबंदी और नलबंदी क्या होती है। माय डियर फ्रेंड, नसबंदी का सीधा सा अर्थ ये होता है नसबंदी का कि जो आपका वॉश डिफरेंस है, वॉश डिफरेंस को काट करके वहां पर लूप लगा के बात दिया जाता है, उसको काट करके बात दिया जाएगा, नसबंदी बोला जाता है। नसबंदी जो है वो उसको वैसेक्टॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसेक्टॉमी, नसबंदी। वैसेक्टॉमी की क्रिया जो होती है या नसबंदी की क्रिया जो होती है या पुरुषों में होती है, और स्त्रियों में नलबंदी, टिबेक्टॉमी, अर्थात वहां पर जो जहां से ओवम निकलता है उस टिब्यूल को, उस नलिका को, फैलोपियन टिब्यूल को, उस नलिका को ही वहां पर जो है काट करके बांध दिया जाता है। तो अब जब स्पर्म की नलिका को काट करके बांध दिया गया, ओवम से निकलने वाली नलिका को काट करके बांध दिया गया, तो क्या माय डियर फ्रेंड स्पर्म और ओवम निकल सकता है? उससे नहीं निकल सकता। क्या उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि उनका कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है तो क्या संतान उत्पन्न हो सकती? नहीं हो सकती।
तो ऐसे चीज, ऐसे वैसेक्टोमी, टीबेक्टोमी, नसबंदी पुरुषों में, नलबंदी स्त्रियों में, ऐसी जो है स्थितियां करके हम संतानों पर नियंत्रण आसानी पूर्वक कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, इसके द्वारा आपने देखा कि जो है ये स्थितियां होती हैं। सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। माय डियर फ्रेंड, यह देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया। यदि प्रेगनेंसी है तो आप प्रेगनेंसी किट लेकर के आसानी से आप उस किट के द्वारा प्रेगनेंसी की चेक कर सकते हैं, घर पर ही कर सकते हैं। प्रेगनेंसी किट को लेकर के उसमें आप आसानी से आप ये 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप यूरिन आप उसमें डालिए। यूरिन डाल देने के बाद उसके 20 से 25 मिनट बाद आप देखेंगे एक सिंगल लाइन बनती है। अगर सिंगल लाइन बन जाती है तो प्रेगनेंसी निगेटिव, और डबल लाइन बन जाती है तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव। तो माय डियर फ्रेंड, इस बात का भी आपको पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। तो प्रेगनेंसी वो कब होनी है, कब नहीं होनी है, इस तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कब चाहते हैं। हाँ, यह मैंने एक बार भी नहीं कहा आप लिंग की पहचान करवाइए, भ्रूण की पहचान करवाइए। भ्रूण की पहचान करना जो है भ्रूण की पहचान करना यह कानूनन अपराध है। भ्रूण की पहचान करना यह कानूनन अपराध है। आप भ्रूण की पहचान नहीं करवा सकते कि बच्ची है या बच्चा, लड़की है या लड़का। अगर ये लड़की निकल गई तो इसको अबॉर्ट कर दीजिए, लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो टर्मिनेट करवा दिया आपने, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई, लड़का है तो रहने दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं, लड़की लड़के दोनों समान हैं। तो अगर प्रेगनेंसी है तो उसको डॉक्टर कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये मेल है अथवा फीमेल, अर्थात ये फिटस जो बन रहा है, जो डेवलप कर रहा है, जो डेवलप कर गया, वो जो है लड़की है या लड़का, वह आपको ये नहीं बताएगा। ये जो है यह बता करके और प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा रहा है, प्रेगनेंसी ओवरलैप करवा रहा है, प्रेगनेंसी को प्रोलैप्स करवा दे रहा है, तो यह उसके लिए कानूनन अपराध है और वह सरकार के द्वारा दिए गए सजाओं का भागीदार है। ऐसी क्रियाएं उसको करने नहीं चाहिए। तो यह है जो है सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। सगर्भता है, यदि गर्भधारण हो गया तो उसका चिकित्सीय परीक्षण आप जाकर के उसको टर्मिनेट नहीं करवा सकते। हाँ, चेकिंग करना है गर्भधारण हुआ है अथवा नहीं, इसके लिए मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ किट्स को आपको बताया। आप किट को मार्केट से ले लीजिएगा, 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए तक किट आती है। किट को आप लेकर के आसानी पूर्वक उसमें 2 ड्रॉप यूरिन को डाल दीजिएगा। यूरिन को डाल देने पर छोड़ दीजिए, किट को खुला छोड़ दीजिए, वैसे छोड़ दीजिए और कुछ समय पश्चात उस किट में आप देखेंगे 1 लाइन बनती है और 2 लाइन बनती है। एक तरफ सी लिखा है, एक तरफ टी लिखा रहता है। तो जहां पर देखेंगे 1 लाइन बन रही है वो निगेटिव है, जहां पर 2 लाइनें बन जाती है डार्क कलर की वो पॉजिटिव है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेगनेंसी की का टेस्ट आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं, प्रेगनेंसी किस्ट से आप आसानी पूर्वक टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद चिकित्सक से आप जाकर के टेस्ट का परीक्षण आप नहीं करवा सकते कि ये जो है अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि ये देखिएगा कि ये इनके अंदर जो है जो फिटस का डेवलपमेंट हो रहा है वो बच्ची है अथवा बच्चा, इसका निराकरण आपको नहीं करना है, ना ही वो डॉक्टर आपको बताएगा। अर्थात भ्रूण परीक्षण जांच एक अपराध है। भ्रूण के लिंग की जांच करना एक अपराध है। भ्रूण तो चेक कर लिया आपने, किट से चेक कर लिया कि पॉजिटिव है या निगेटिव, सपोज दैट पॉजिटिव है, अब उसके सेक्स को, उसके लिंग की जांच करना यह अपराध है, कानूनन अपराध है। कोई डॉक्टर इस तरह से करता हुआ पकड़ा जाएगा तो सरकारी नियमों के अनुसार वह दंड का भागीदार होगा। इस तरह से आइए देखते हैं यौन संचारित संक्रामक रोग। माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने ढेर सारी डिजीजेस पढ़ा है, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, HIV, क्या है ये सब? ये सब यौन संचारित रोग हैं। ये सब पहले लोग क्या करते थे, एक पत्नी व्रत धारण करते थे, मुझे एक ही पत्नी के साथ रहना है, उसी के साथ अपना जीवन यापन करना, जीवन बिताना है। लेकिन ऐसी स्थितियां परिवर्तित हुई, आज लोगों ने जो है अगर एक ही पत्नी व्रत होता तो क्या ये सारे लोग जो है यौन संचारित डिजीजेज जो होती हैं, जो ऐसी डिजीजेज जो कि आसानी से फैल जा रही हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, क्या इस तरह डिजीजेज फैलती? कभी नहीं फैलती। फैल रही है जो ये प्रमाणित कर दे रही है कि ह्यूमन बीइंग्स में यह संतुष्टि नहीं है, और जो कि कानूनन अपराध है, जो कि कानूनन अपराध है।
तो इस जैसे आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, भगवान श्री रामचंद्र जी जिसको पुरुषोत्तम कहा गया, उन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया था कि मुझे पूरे जीवन काल में, उन्होंने माता सीता जी को एक ही वचन दिया था कि मैं पूरे जीवन काल में, अभी अब तक जो है हमारे वंश में जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने कई रानियों के साथ विवाह किया है, लेकिन मैं जब तक रहूंगा अब हम सदैव एक पत्नी व्रत का धारण करूंगा। अर्थात हमारे पास सिर्फ एक ही पत्नी होगी और वह होगी माता सीता। तो सीता के साथ उन्होंने ये वचन लिया, माता सीता के साथ उन्होंने वचन दिया। तो ये तब से चला आ रहा है। आज बीच में ये कहां से आ गई डिजीज? ये हमारी आपकी कमी है, हमारे आपके फॉल्ट है, हमारे आपके अंदर उत्पन्न होने वाले रोग हैं। ऐसी भावनाओं से आप दूर हटिए। आगे देखते हैं, लास्ट का पॉइंट, बंध्यता आ रही है। बंध्यता, बंध्यता का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड? बंध्यता का मतलब ये होता है, बंध्यता का मतलब ये होता है कि जिसमें आप लोगों ने देखा, मैं कुछ पॉइंट्स को आपको विषय बताना चाहूंगा। ART, जैसे कहा गया सहायक जनन प्रौद्योगिकी, बंध्यता है ART है, और दूसरा है पात्र निषेचन CIFT है, जिफ्ट है ZIFT है, और ये तरह से इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर से मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर, देखिए बंध्यता मैं बता रहा हूं, बांझपन में बता रहा हूं, किसी व्यक्ति के अंदर अगर ये इस प्रकार की किसी फीमेल में या मेल के भी द्वारा होता है, ध्यान दीजिए दोनों में से कोई स्टेराइल हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ फीमेल स्टेराइल है मेल स्टेराइल नहीं है, या मेल स्टेराइल है फीमेल स्टेराइल नहीं है। दोनों में से कोई भी स्टेराइल हो सकता है, दोनों भी स्टेराइल हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक स्टेराइल हो सकता है अथवा दो के दोनों स्टेराइल हो सकते हैं। तो बंध्यता लास्ट का पॉइंट है हमारा। बंध्यता की स्थिति में अगर एक स्टेराइल है, मेल स्टेराइल है, फीमेल स्टेराइल नहीं है, ऐसी कंडीशन में फीमेल चाहे तो वह जो है स्पर्म बैंक से स्पर्म को लेकर के जब उसके अंदर ओवम का डेवलपमेंट हो, ऐसी कंडीशन में उस ओवम के निकलने पर उस स्पर्म को इंटर करा करके एक नई संतानों की उत्पत्ति कर सकती है, जिसको कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। स्पर्म किसी और का, ओवम फीमेल का, दोनों में कॉम्बिनेशन हुआ, सगर्भता हो गई, अगर्भता से सगर्भता हो गई, जो बांझपन था, जो बंध्यता जो समाप्त हो गई। तो फीमेल में मैंने बताया यदि फीमेल ही स्टेराइल है और मेल के स्पर्म बहुत ही स्ट्रांग है, तो मेल को चाहिए कि अपने स्पर्म को डोनेट कर दे, वह किसी ऐसे फीमेल के लिए उपयोगी हो जाएगा जहां पर अच्छी संतानों की उत्पत्ति हो सकती है। ये सारी क्रियाएं करना समाज के लिए लाभदायक और हितकर है माय डियर फ्रेंड। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैं अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि हमने आज जो कुछ भी स्पीच दिया, जो कुछ भी मैंने आज आपको लेक्चर दिया, जो भी हमारा टॉपिक रहा, ये इंटरमीडिएट का टॉपिक रहा है। जिस टॉपिक को 30% माइनस करके इस साल के लिए दिया गया, 2021 के लिए दिया जा रहा है, मैं उसी टॉपिक को आज एक्सप्लेन किया हूं और एक पूरे कंप्लीट लेसन को मैंने एक्सप्लेन किया है। और मेरा लेसन रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आज मैंने पूरी तरह से कंप्लीट किया। तो माय डियर फ्रेंड, इसके साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी अब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वे लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को पुश करिएगा, जिससे कि आप सभी लोग शेयर कर देंगे एक दूसरे को, सभी लोगों तक मेरी ये जानकारी पहुंच जाएगी। माय डियर फ्रेंड, मेरा लेक्चर मैंने कहा कि रेगुलर चलता रहेगा और मैं लगातार लेक्चर देता रहूंगा। तो जितने भी टॉपिक आज मैंने पढ़ाए हैं माय डियर फ्रेंड, ये सारे टॉपिकों को आप 1 बाय 1 करके इसको लिखिए, नोट करिए, नोट बनाइए। और ये वे टॉपिक आप बता रहे हैं जो कि आपके इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में आने वाला है। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर की दृष्टि से आपने देखा कि बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर की दृष्टि से बोर्ड का एग्जाम फरवरी में ही आ गया, डेट फरवरी से है। अब फरवरी मंथ से एग्जाम होगा, आपके पास कितना समय बचा है? नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीने का समय बचा है। अक्टूबर तो गया ही समझ लो। तो नवंबर दिसंबर जनवरी
3 महीने में कितनी तैयारी कर सकते हो, कितना अच्छा मार्क ले आ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपको पुनः जो है एक बार जो है बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अलीमुद्दीन शेख कादरी को सब्सक्राइब ना किया हो, लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज का टॉपिक, आज का लेसन, मैंने आज के एक पूरे लेसन को यहीं पर समाप्त कर दिया है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आज के लिए धन्यवाद।